हाँ भाई, तो एक बार फिर से आप सभी का लोहागढ़ स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और जहाँ तक मैंने जैसे उम्मीद किया आपसे कि जो भी मैंने पढ़ाया है वो अपने घर पे जाके पढ़ा होगा और बुक्स में से भी रीड किया होगा और जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया था उसके नोट्स भी बनाए होंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। मुझे नहीं पता आपने किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो हम अपन यहाँ तक देखो क्या चीज़, पहले तो अपन क्या पढ़ चुके थे, मैं एक बार रिवाइज़ करा देता हूँ। हमारा चैप्टर चल रहा था प्रकाश। तो हम प्रकाश में देखो क्या क्या पढ़ चुके थे। हम पढ़ चुके थे कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, द्वैत होती है, यानी प्रकाश किरण के रूप में भी काम करता है और तरंग के रूप में भी काम करता है और प्रकाश कण के रूप में भी काम करता है। दूसरी बात, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऐसा नहीं है कि प्रकाश केवल सूर्य से मिलता है, लाइट से भी मिलता है प्रकाश, टॉर्च से भी मिलता है, ठीक है। यानी जिन जिन चीज़ों से हमें वस्तुएं दिखाई देने में हमें मदद मिलती है तो उनसे हमें प्रकाश मिलता है। हाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है या सबसे ज़्यादा जो प्रकाश है वो कहाँ से मिलता है? सूर्य से मिलता है। यानी जितने भी हमारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उन ज़्यादातर जैसे सूर्य के सभी ग्रह, उनको सबको एनर्जी या फिर प्रकाश कहाँ से मिलता है? सूर्य से मिलता है, ठीक है। हम बात कर रहे थे प्रकाश के परावर्तन की। तो मैंने बताया था कि जब किसी परावर्तक पृष्ठ से आकर किरणें टकराती हैं और इसी माध्यम में लौट जाती हैं तो वो क्या था? हमारा प्रकाश का परावर्तन था, ठीक है। एक हमने पढ़ा था कि समतल दर्पण पे इमेज कैसे बनता है या फिर चित्र कैसे बनते हैं, यानी प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो समतल दर्पण पे जैसे हमारे सामने ये समतल दर्पण है, ठीक है। यहाँ पर आके कोई हमारी किरणें पड़ती हैं, प्रकाश की लाइट पड़ती है, ठीक है, यानी लाइट पड़ती है, उससे ये किरणें वापस हमारे आँखों में जाती हैं परावर्तित होकर, तो हमें चित्र दिखाई लेने लग जाते हैं। दूसरी बात हमने बात करी थी कि और हमने पढ़ा था कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। देखो, सबसे बड़ी बात है कि जो समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनेंगे, सबसे पहली बात तो ये है कि सीधे बनते हैं, ठीक है। दूसरी बात, आभासी बनते हैं, वास्तविक नहीं बनते हैं, ठीक है। तीसरी बात, समतल दर्पण पर जो इमेज बनता है वो इतनी ही दूरी पे बनता है जितनी दूरी पर वस्तु है। जैसे अगर मैं किसी समतल दर्पण से 2 मीटर की दूरी पे खड़ा हूँ तो मेरा जो प्रतिबिंब है या फिर जो बनने वाला इमेज है वो भी 2 मीटर दूर पर ही बनेगा। यानी कि जितना मैं दूर हूँ, इधर हूँ, उतना दूर ही वो बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात कर चुके थे समतल दर्पण से आगे अपन गोलीय दर्पण पे आ गए थे। तो गोलीय दर्पण में हमने देखा था कि 2 टाइप के होते हैं, तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव, यानी एक होता है उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण, ठीक है। तो जो अवतल दर्पण होता है उसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है। जैसे कि अपन मैं बात करूं तो ये हो गया अवतल दर्पण, यानी कि जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता है वो कौन सा है? कॉनकेव या फिर अवतल दर्पण। और जिसका पृष्ठ अंदर की तरफ नहीं होता, यानी कि बाहर की तरफ परावर्तक होता है, वो होता है हमारा कॉन्वेक्स। और ये है हमारा कॉनकेव, यानी कि ये अवतल है और ये कैसा है? उत्तल है। ये सारी चीज़ें अपन पढ़ चुके थे। दूसरी बात, हम इनसे रिलेटेड कुछ बिंदु पढ़ चुके थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था ध्रुव, दूसरा पढ़ा था हमने वक्रता केंद्र, नेक्स्ट हम पढ़ चुके थे वक्रता त्रिज्या, अगला अपन पढ़ चुके थे त्रिज्या केंद्र मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। फिर अपन पढ़ चुके थे मुख्य अक्ष और लास्ट हम पढ़ चुके थे फोकस दूरी। तो ये सारी चीज़ें अपन पढ़ चुके थे। मैं एक एक को एक बार फिर से बता रहा हूँ। देखो, ध्रुव क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ। इसमें परावर्तक पृष्ठ कौन सी है? ये अंदर धसी हुई। इसमें परावर्तक पृष्ठ कौन सा है? जो उभरा हुआ भाग है, ठीक है। तो परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु
परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु यानी कि P यानी कि पोल होता है, यानी कि ध्रुव होता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे वक्रता केंद्र की। तो अगर हम इसको एक गोले का भाग माने, ये हमारा कोई गोला है, ठीक है, इस गोले का ही भाग क्या है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है या अवतल दर्पण है। तो इसका जो केंद्र होगा C, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र कहलाता है। यानी कि अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे वक्रता त्रिज्या की, यानी कि P और C के मध्य दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। दूसरी भाषा में अपन कह सकते हैं कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य दूरी होती है वक्रता त्रिज्या। अगर अपन परिभाषा की बात करें इसकी हम, तो परिभाषा क्या है कि दर्पण जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या, समझ में आ रहा है कुछ, कि दर्पण जिस गोले का भाग है उसकी ये त्रिज्या है, ये क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं मुख्य फोकस की, फिर अपन बात करेंगे मुख्य अक्ष की, और फिर अपन बात करेंगे मुख्य फोकस दूरी की। अब देखो, अगर हम यहाँ ये इस लाइन को सीधा ऐसे ले जाएं तो ये क्या होगा, हमारा मुख्य अक्ष होता है, ठीक है। बात करेंगे अपन मुख्य फोकस। देखो यहाँ पे होता है F, यानी कि जैसे कि ये अवतल दर्पण है, यहाँ पर अवतल दर्पण पर किरणें आपतित हो रही हैं, अवतल दर्पण पर किरणें आपतित हो रही हैं। आपतन के बाद यानी ये परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर जाके मिल रही हैं, कहाँ पे मिल रही हैं, F पे, तो ये क्या है, हमारा मुख्य फोकस है, ठीक है। अगर अपन बात करें फोकस दूरी की, तो पोल से और F के बीच की जो दूरी है वो क्या है, फोकस दूरी है। यहाँ से आगे यहाँ तक अगर किसी को कोई भी समस्या है किसी भी टॉपिक में तो कमेंट में बता दे, ठीक है। अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करना है। अगर आपको अच्छा लगे कि वीडियो अच्छी है, कंटेंट अच्छा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो इसको लाइक ज़रूर करें, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं आगे के टॉपिक की, तो यहाँ तक तो हमारा मेरे हिसाब से कंप्लीट है। आगे चलो देखो, अब आगे हमें पढ़ना क्या है। हमने समतल दर्पण पर इमेज बनना सीख लिया है, तो पहला नंबर तो हमें सीखना है कि अवतल दर्पण पर इमेज कैसे बनते हैं, ठीक है। दूसरा हमने सीखना है कि उत्तल दर्पण पर इमेज कैसे बनते हैं। सबसे पहले अपन इनसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो है, इसके कुछ नियम हैं, या फिर हम इनको आपतन के नियम कह सकते हैं। यानी कि 4 पॉइंट हैं, नियम समझो, उनको कुछ भी समझो, वो हमें याद रखने हैं। क्योंकि अगर हमको ये आते हैं कि किरणें कहाँ पे आपतित हो रही हैं, कहाँ से रिवर्स हो रही हैं, कहाँ पे परावर्तित हो रही हैं, अगर हम ये सीख जाते हैं तो ये हम बड़ी आसानी से सीख जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं बात करूँगा वो करूँगा आपतन के नियम, या फिर उनको हम अपन कह सकते हैं यानी कि रेखीय निरूपण कह सकते हैं। मतलब हम कोई चित्र बना रहे हैं, उनका रेखीय निरूपण कर रहे हैं, तो उसके कुछ नियम हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इस टॉपिक की बात करेंगे। देखो, तुमने एक साइड में लिख लेना है अवतल दर्पण, और उस साइड में लिख लेना है आपने उत्तल दर्पण, ठीक है। देखो, एक चीज़ मैं पहले रिवाइज करा दूं कि सबसे पहले जो हमको ध्यान है
कि जब इमेज बनते थे, यानी समतल दर्पण पर जो इमेज बनते थे वो कैसे बनते थे, बिल्कुल सीधे बनते थे, पार्श्व परिवर्तित बनते थे और बनते थे, सीधा होता था, पार्श्व परिवर्तित होते थे, है ना, और आभासी होते थे, और वस्तु से उतने दूरी पर बनते थे जितनी पे वस्तु है, यानी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब अपन पहले अवतल दर्पण की बात करेंगे, फिर उत्तल दर्पण की। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ अवतल दर्पण की। देखो ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। ठीक है, ये आपको याद दिलाता है कि इसका जो परावर्तक पृष्ठ है अंदर की ओर है, तो ये हो गया हमारा, चलो मैं लिखा देता हूँ सबको, ये क्या है, मुख्य अक्ष। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे एक गोला के तौर पे मानूँ तो यहाँ पे लगभग इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, यानी कि वक्रता केंद्र आएगा। यहाँ पे आता है एफ। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या है किसी को? यानी कि ये क्या है हमारा पोल, यानी कि पी। यहाँ तक मेरे हिसाब से मैं कई बार बता चुका हूँ कि परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु है वो पोल कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। ठीक है, अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, वह जिस गोले का भाग है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। परावर्तन के बाद किरणें जहाँ पे मिलती हैं उसको कहते हैं अपन मुख्य फोकस। अब पोल और मुख्य फोकस के बीच में जो दूरी है उसको फोकस दूरी कहते हैं। सेम मैं यही उधर बना रहा हूँ। ठीक है, देखो इधर बनाऊंगा मैं उत्तल दर्पण, चलो मैं बना लेता हूँ, ये हो गया उत्तल दर्पण, ये इसका मुख्य अक्ष, ये क्या हो गया P। ठीक है, अब देखो ठीक है, अब इसमें क्या है, देखो ये इस गोले का भाग है। ठीक है, इसका परावर्तक पृष्ठ इधर है, तो इसका C हो गया यहाँ पे और F हो गया यहाँ। ठीक है, अपन अब बात करेंगे, देखो कंडीशन नंबर पहली, यानी कि केस फर्स्ट डाल के आपको डाल के लिखना है। देखो आराम से समझना है, थोड़ा सा टाइम हो सकता है ज़्यादा लगे, लेकिन अगर हम इन चीज़ों को एक बार सीख गए, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, आपको सभी चित्र कभी कभी एक से लगेंगे। ठीक है, इसलिए मैं आराम से कराऊंगा, एक एक करके कराऊंगा, टेंशन एक भी लेगा नहीं, आराम से पढ़ते रहेंगे। ठीक है, हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, टाइम तो, और इसका मतलब ये नहीं कि हम टाइम ख़राब कर रहे हैं, है ना, सफिशिएंट टाइम है, उसका अपन यूज भी कर रहे हैं। हमें बात यह है कि ये सीखने हैं। ठीक है, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लाइफ में जितने भी आप कंपटीशन देंगे वहाँ भी ये काम आने वाले हैं। ठीक है, तो मैं पहले केस की अपन बात करूँगा। देखो मैं पहले बता चुका हूँ कि अनंत से आने वाली किरणें, ये क्या है, आपतित किरण। ठीक है, चलो यहाँ से भी मैं एक किरण लेके आ रहा हूँ, ये कौन सी है, आपतित किरण, यानी कि अनंत से आने वाली किरण अवतल दर्पण से टकरा के या फिर परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती हैं, मुख्य फोकस से गुजरती हैं। सेम ये भी अनंत से आने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती हैं। ठीक है, तो पहला केस क्या है कि अनंत से आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात, अब ये परावर्तन हो रहा है ना, क्योंकि इससे टकरा के वापस जा रही हैं, परावर्तन के पश्चात ये कहाँ पे जाके टकराएंगी, मुख्य फोकस पे। बात उधर करते हैं। देखो अब इसमें इधर से किरण नहीं आएंगी, कहीं आप इधर से लेने लग जाओ, क्योंकि ये पृष्ठ तो है ही नहीं जहाँ से परावर्तन हो सकता है, परावर्तन होगा इधर से, तो मैं P को मैं इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, देखो अनंत से आने वाली किरणें, अब यहाँ ये समझने का सबसे अच्छा टॉपिक है। देखो हमने पढ़ा है कि अनंत से जो भी किरणें आ रही हैं, तो क्या मैं कह रहा हूँ कि क्या ये परावर्तन के पश्चात F से होके गुजरेंगी, बताओ, सोचो, लेकिन नहीं गुजरेंगी। क्यों? क्योंकि परावर्तन के पश्चात ये किरणें इधर होके निकलेंगी ना, इसके अंदर थोड़ी जा सकती हैं, क्योंकि ये किरणें
इससे टकरा के इसी माध्यम में वापस आनी चाहिए। और अपन परावर्तन पढ़ रहे हैं, और परावर्तन का नियम है कि वे उसी माध्यम में लौटेंगी, ना कि इस माध्यम में। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं इसकी, तो ये भी इसी माध्यम में ऐसे लौट जाएगी। अवतल दर्पण में ये केस नहीं था, क्योंकि इसका परावर्तक पृष्ठ ही ये है, तो ये इससे टकरा के वापस इधर आ गई। लेकिन इसमें क्या है कि ये जो किरणें आएंगी इधर नहीं जाएंगी। आपको ऐसा लगे कि इसका मुख्य फोकस यहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है, तो इधर चले जाएंगे, इधर नहीं जानी चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि जब आने वाली किरणें या फिर आपतित किरणें किसी उत्तल दर्पण से या फिर अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकरा के वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं। ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है। ठीक है, अब देखो इसका हम ऐसे बढ़ाएंगे तो कहाँ पे मिल रहा है ये काल्पनिक है। हम ये रियल में ऐसा होता नहीं है, ये काल्पनिक है। ठीक है, कैसे? यानी कि देखो इस केस प्रश्न में क्या है कि अनंत से आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर आके मिल जाती हैं। या फिर अपन ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई वस्तु अनंत पे है, अगर कोई वस्तु अनंत पे है तो उसका जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। फोकस पे बनेगा, इसका मतलब है कि बनेगा। लेकिन इसमें क्या है, अनंत से आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट गई। मुख्य फोकस पर बनता हुआ प्रतीत होगा। प्रतीत होगा का मतलब वास्तव में इमेज नहीं बनता है, लेकिन ऐसा लगता है कि मुख्य फोकस पर इमेज बना है। ठीक है, तो आप इसकी कंडीशन की दोनों को अवतल के नीचे और उत्तल के नीचे पहले इमेज बनानी है। आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, ये मैं 10 सेकंड टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, इनके नीचे हमें कुछ लिखना है। ठीक है, हाँ तो अपन आगे चले। देखो लिखना है आपको मेरे साथ साथ। अनंत से आने वाली किरणें अनंत से आने वाली किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर हो, ये ध्यान रखना है, जो मुख्य अक्ष के समांतर हो तो वे परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेंगी। ठीक है, तो हम बात कर चुके हैं कि अनंत से आने वाली किरणें जो कि मुख्य अक्ष के समांतर हैं, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर टकराती हैं या फिर इकट्ठा होती हैं। सेम अगर अपन बात करें इसमें, सेम यही आपको परिभाषा लिखनी है इसमें भी, कि अनंत से आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के जो समांतर होंगी वो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाएंगी। ठीक है, इससे जो बनने वाला जो इमेज है वो ऐसा लगेगा कि मुख्य फोकस पर बन रहा है। मैं इसको लिख रहा हूँ, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। प्रतीत होता है, रियल में ऐसा इमेज नहीं बनता है, क्योंकि ये
वहाँ पे लौट जाएंगी या इसी माध्यम में, ठीक है। ऐसा प्रतीत होता है कि परावर्तित किरणें मुख्य फोकस एफ पर मिलती हैं या फिर गुजरती हैं एफ से, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपने लिख लेनी है। अच्छा है, ठीक है। तो ये अवतल हो गया, उत्तल होगा, उसका केस अपन फर्स्ट कर चुके हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हाँ ठीक है। नेक्स्ट अपन टॉपिक की बात कर रहे हैं अपन। चलो अभी मैं उठा रहा हूँ, दूसरी कंडीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। कंडीशन नंबर सेकंड, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पूरा का पूरा होमवर्क मुझे कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। चलो हम बात कर रहे थे अवतल दर्पण की, फिर उधर अपन बात कर रहे थे उत्तल दर्पण की, ठीक है। कंडीशन हम पहली कर चुके थे कि अनंत मुख्य अक्ष के समांतर अनंत से आने वाली किरणें मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं या फिर यहाँ पे इकट्ठा होती हैं या फिर मिल जाती हैं। अब अपन बात कर रहे हैं कंडीशन नंबर सेकंड। देखो एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, अगर आपको ये चीज़ वास्तव में सीखनी है तो लेक्चर को पूरा देखना है, ठीक है। और जहाँ पे भी समझ में नहीं आई उस जगह का कमेंट करें कि सर यहाँ से ये चीज़ समझ में नहीं आई। हालांकि मैं इतना स्लो चल रहा हूँ कि कोई भी चीज़ छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। लेकिन इसके बाद में मैं एक सलाह दूंगा कि आप यहाँ से जाके बुक ज़रूर देखें एक बार, ठीक है। ये जो नोट्स हैं ये आपको बहुत काम आने वाले हैं। पॉइंट टू पॉइंट ऐसे के ऐसे नोट्स आपको बना लेने, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं कंडीशन नंबर सेकंड की। तो अवतल दर्पण की हम बात कर रहे थे, एक कंडीशन कंप्लीट है। देखो तो ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। या अब तो किसी को समस्या नहीं होगी कि अवतल दर्पण कौन सा है, उत्तल कौन सा है, ठीक है। तो ये मान लिया मैंने, फिर चलो उधर बांधता हूँ मैं इसको, मैं ऐसे। तो ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण। देखो ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष, ठीक है। इसका ये मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। इसका ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया एफ, ये हो गया पी। इसका यहाँ पे हो गया चलो सी, यहाँ पे हो गया एफ, यहाँ पे हो गया पी। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अपन बात कर रहे हैं, देखो पहले हमने किरण कैसे लेकर आई थी, ऐसे लेकर आई थी मुख्य अक्ष के समांतर। तो वो कहाँ से जा रही थी, फोकस से जा रही थी। अब मैं एक किरण लेके आ रहा हूँ जो फोकस से होके गुजरेगी और गुजरने के बाद वापस मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाएगी। समझो ध्यान से, जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी यानी कि आपतित हो रही थी, तब परावर्तन के पश्चात वो एफ से गुजर रही थी। समझ में आ रहा है। लेकिन कंडीशन सेकंड क्या कहती है कि जब आपतित किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरे, उसकी बिल्कुल उल्टी है, मुख्य फोकस से होकर गुजरे और पर तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाएगी, ठीक है। इतना टफ वो है नहीं। अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे तो दोबारा मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, और अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना, है ना, आराम से। देखो सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि अगर पहले कंडीशन में अगर समांतर किरणें आ रही हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। लेकिन अगर आपतित किरण मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है, फिर परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। सेम कंडीशन वहाँ पे लागू होती है। अब देखो अगर कोई किरण, अब यहाँ से तो ये काल्पनिक होती है, मैंने बताया
तो कोई किरण मुख्य फोकस पे आकर गिर रही है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। अब भाषा आपको खुद को लिखनी है या फिर बुक से पढ़ लेनी है। ये कंडीशन और ये कंडीशन सेम है। अगर कोई भी किरण है मुख्य फोकस से गुजर रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। सेम इसमें भी। इसकी कंडीशन नंबर 3 इसमें क्या है, देखो सबसे पहले अपन समांतर लेके आए, फिर यहाँ से लेके आए, अब यहाँ से गुजारते हैं। ठीक है, देखो ये क्या हो गया, अवतल दर्पण, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ये इसका C, ये इसका F, ये इसका P। अब देखो सबसे पहले मैं दोबारा मैंने कम से कम 10 बार रिवीज कर चुका हूँ कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है या फिर आपतित हो रही है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी, F से। ठीक है, दूसरी बात, अगर कोई किरण मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस के समांतर गुजरेगी। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं, अब यहाँ से गुजार लेते हैं कि अगर कोई किरण आपतित हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फिर परावर्तन के पश्चात वो कहाँ जाएगी, वापस अपने मार्ग में लौट जाएगी। समझ में आ रहा है कुछ, यानी ये इसी मार्ग से आई और इसी मार्ग से वापस चली जाएगी। कंडीशन पहली, अगर समांतर आ रही है तो मुख्य फोकस से गुजरेगी, अगर मुख्य फोकस से गुजर रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, लेकिन अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है तो वापस वो उसी मार्ग से लौट जाती है। सेम कंडीशन उधर भी लिखना आपको है इसमें। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ। मैं ये हो गया मुख्य अक्ष हो गया, तो ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण, ये हो गया हमारा F, ये हो गया हमारा C। कोई भी किरण अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के अकॉर्डिंग आ रही है, यानी कि ऐसा प्रतीत होगा कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, ठीक है, तो वो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाएगी। ये दोनों कंडीशन आपको अभी के अभी नोट कर लेनी है। ठीक है, एक कंडीशन और मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, एक और कंडीशन रह गई है, उस कंडीशन की अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो कंडीशन नंबर 4 क्या कह रही है। मैं दोबारा 3 बार 4 बार बता चुका हूँ, अगर आपको तब भी समझ में नहीं आ रहा तो एक बार पुनः इसको रिवाइज कर लें। ठीक है, अगर ये चीज़ें आपको सीखनी है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सीखना। ठीक, अगर मैं कंडीशन नंबर 4 की बात करूं, हम पहला कर चुके थे, समांतर आ रही है तो मुख्य फोकस से जाएगी, अगर मुख्य फोकस से जा रही है तो समांतर जाएगी, लेकिन अगर C से होकर गुजर रही है तो C से ही वापस चली जाएगी। अब आप सोचोगे ऐसी कंडीशन और कौन सी हो सकती है जो नेक्स्ट लेवल की हो सकती है। देखो ये हमारा अवतल दर्पण या फिर कॉनकेव मिरर, ये इसका मुख्य अक्ष, ये हो गया इसका F, ये हो गया इसका C और ये हो गया इसका P। मैंने बताया कि यहाँ से जब किरण आ रही है तो यहाँ जाएगी, अगर यहाँ से आ रही है तो वापस इसी मार्ग में लौट जाएगी, लेकिन अगर कोई किरण यहाँ पे आके गिर रही है मार्ग में पोल पे, अगर कोई किरण सीधे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो ध्रुव पे आके मिल रही है तो जितने कोण से ये आई है उतने ही कोण से ये जाएगी, यानी कि ये आई है और ये आर है। समझ में आया होगा, एक बार दोबारा बता रहा हूँ मैं। देखो तो यहाँ पर जो आई है
वो आर के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और क्यों होता है कि अगर कोई किरण परावर्तक पृष्ठ के यानी कि ध्रुव पे आकर टकरा रही है तो परावर्तन के पश्चात वो किरण उसी एंगल से वापस जाएगी जिस एंगल से ये आई है। ठीक है। अगर अपन बात करें उत्तल दर्पण की, सेम, चलो ये बना लिया हमने उत्तल दर्पण। ये इसका मुख्य अक्ष, ये इसका एफ, ये पी, ये हो गया सी। ठीक है। अगर कोई किरण, अच्छा इसका परावर्तक पृष्ठ ये है इधर साइड वाला, ठीक है, ये वाला, तो इधर से किरण आएगी। तो अगर कोई किरण इसके पोल पर आती है तो परावर्तन के पश्चात बराबर कोण से वापस चली जाती है। सेम कंडीशन है दोनों की, यानी कि अगर कोई आपतित किरण पोल पर आ रही है फिर तो परावर्तन के पश्चात वो उसी कोण से जाएगी जिस कोण से आई थी। यहाँ भी कंडीशन वही लागू होती है, आई जो एंगल है वो आर के बराबर होता है। ठीक है। तो आज के जो वीडियो में हम ये चारों कंडीशन कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमें क्या पढ़ना है देखो, तो नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ना है सबसे इम्पोर्टेंट कि अवतल दर्पण पर इमेज कैसे बनते हैं। ठीक है। अवतल दर्पण पर इमेज कैसे बनते हैं, फिर अपन उत्तल दर्पण पर इमेज कैसे बनते हैं। ठीक है। ये हम अगले बार में कवर कर लेंगे। उसके बाद बचेगा हमारा अपवर्तन। तो लगभग दो या तीन क्लास में, यानी कि आपका अगर हम कंप्लीट बात करूं मैं तो लगभग 6-7 वीडियो में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत तेज़ पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ें समझ ली, हालांकि मैं चाहूँ तो 1 घंटे में पूरा ये रिवीजन करा सकता हूँ जल्दी जल्दी ये इमेज बना के। बात यह है कि आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक मैं आपसे कहूँगा कि ये जो हैं इमेज, इनकी जो चारों हैं, ये आपको होमवर्क है। आपके लिए होमवर्क क्या है कि जो भी मैंने चारों कंडीशन ये लिखाई हैं, ये बताई हैं, इनकी आपको परिभाषा लिखनी है एक तरह से कि जैसे कि मैंने पहले बताया ना कि समान मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। ऐसे करके यानी चारों की 8 परिभाषाएं लिखेंगी, वो आपको लिख ली हैं और टेलीग्राम चैनल है उस पर डालनी है, ताकि मुझे पता चले कि कौन सा बच्चा इनको लिख रहा है कौन सा नहीं लिख रहा है। टेलीग्राम चैनल आपको पता ही होगा, LSP यानी कि लोहागढ़ स्टडी पॉइंट है। ठीक है। और तब तक के लिए आप पढ़ते रहो आराम से। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।